नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले। एमपीपीएससी मेंस की स्ट्रैटेजी को लेकर हम अपना पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं। एमपीपीएससी के जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पेपर 2 में इकोनॉमी और सोशियोलॉजी, जिसमें हेल्थ इश्यूज़ और एजुकेशन, एचआरडी से रिलेटेड चीज़ें, वेलफेयर, या यूँ कह सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको रखा गया है। पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस से संबंधित चीज़ें हैं, जिसमें कंप्यूटर, पर्यावरण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और बेसिक मैथ्स भी उसका पार्ट है। इसके बाद पेपर 4 में इथिक्स, पेपर 5 में हिंदी और पेपर 6 में निबंध। हम अपनी मेंस की क्लासेस की शुरुआत पेपर 2 के एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक एजुकेशन एचआरडी से कर रहे हैं। उससे आप हमारे पढ़ाने का पैटर्न समझ जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेपर 2 में जितनी भी 5 यूनिट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी की मिला के 10 यूनिट्स, उसके बाद पेपर 1 में पूरा कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पेपर 2 में पूरा इकोनॉमी वाला पोर्शन और सोशियोलॉजी वाला पोर्शन और पॉलिटी का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो पोर्शन है, और पेपर 3 में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से इथिक्स, हिंदी और निबंध को लेकर भी हम काम करेंगे। तो हम आज की क्लास में सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक से, एजुकेशन, जो पेपर 2 के अंदर एचआरडी नाम से यूनिट 3 में है। और निश्चित तौर पे यहाँ से 5 मार्कर, 3 मार्कर और 11 मार्कर से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर बनेगा। 3 मार्कर में आपको 10 शब्दों में उत्तर देना है, 1 से 1.5 लाइन के अंदर। 5 मार्कर में 50 शब्दों में उत्तर देना है, 5 से 6 लाइन। और 11 मार्कर के प्रश्नों में आपको 200 शब्दों में उत्तर देना है, बदले हुए परिदृश्य के अनुसार। तो हम इस पूरे टॉपिक को समझने के पहले ये देखते हैं कि लास्ट ईयर में जो एजुकेशन टॉपिक या एचआरडी था, उससे क्या क्या प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम चीज़ों को अपनी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करें कि हम एजुकेशन से संबंधित सारी बेसिक चीज़ें, सारी कोर चीज़ें, सारी अप्लाइड, सारी करेंट और कंटेम्प्रेरी चीज़ों को यहाँ समाहित करेंगे और प्रयास इस तरीके का होगा कि सारे प्रश्न आपको बनेंगे। तो हम पेपर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3 से। और हमने अभी आपको बताया कि पेपर 1 में जो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो भी हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, और पेपर 2 में जो आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है, प्लस इकोनॉमी वाला पोर्शन है, प्लस सोशियोलॉजी वाला पोर्शन है, प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है, मैनेजमेंट वाला, वो सारी चीज़ों को भी देखेंगे। और पेपर 3 को भी हम देखेंगे। ठीक है, इथिक्स, हिंदी, निबंध में भी हम सारी चीज़ें सिस्टमेटिक करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन टॉपिक से। लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, शिक्षा को परिभाषित करें, डिफाइन एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? निःशक्त जन से आप क्या समझते हैं? एक समान प्राथमिक शिक्षा क्या होती है? तकनीकी शिक्षा को बताइए क्या है? भारत में मानव संसाधन विकास को समझाइए। सर्व प्राथमिक शिक्षा, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम क्या है? वाई द गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट इन एजुकेशन इन हाईएस्ट इन इंडिया? लड़कियां बीच में ही शिक्षा छोड़ देती हैं, उसकी दर अधिक है, ऐसा क्यों? महिलाओं में रोजगार की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग द फीमेल्स? भारत में व्यावसायिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है? व्हाट आर द नीड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया? शिक्षा किस तरह से मानव संसाधन के विकास में सहायक है? डिस्कस हाउ द एजुकेशन इज टूल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन डेवलपमेंट। और कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये 12 प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में 2014 से लेकर के आगे तक पूछे गए हैं, अभी तक पूछे गए हैं। इसके अलावा एचआरडी टॉपिक जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसमें यूजीसी क्या है, कुशल मानव शक्ति को परिभाषित करें। इसमें कुछ चीज़ें हट भी गई हैं पाठ्यक्रम से, तो हम एक लास्ट ईयर के पूछे गए क्वेश्चनों को यहाँ देख ले रहे हैं। एआईसीटीई क्या है? भारत में ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? मानव संसाधन के स्ट्रक्चर को लेकर बताइए क्या है, स्ट्रक्चर 18 में। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बताइए, एलबोरेट करने के लिए बोला है। मानव संसाधन विकास पर एक निबंध लिखने को बोला है। एनसीईआरटी और यूजीसी का जो क्या रोल है और मानव संसाधन के विकास में, एनसीईआरटी और एजुकेशन क्या, व्हाट आर द एनसीईआरटी एंड यूजीसी, डिस्कस देयर द रोल्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अलावा 18 में ही एक प्रश्न पूछा है कि भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों का उच्च शिक्षा के विस्तार में क्या योगदान रहा है? व्हाट हैज़ बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज़ इन द एक्सटेंशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? राइट इन डिटेल। तो हमने अभी तक ये देखा कि एजुकेशन और एचआरडी टॉपिक से ये प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। अब हम आपको एक ऐसा एक सिनॉप्सिस लेक्चर यहाँ पर दे रहे हैं जिसमें आप
लाइव आंसर राइटिंग के अंतर्गत जो भी हम आपको टास्क देंगे घर पे होमवर्क के तौर पर, या आपका एक किस तरीके से आंसर फॉर्मेट आप तैयार करें 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर, वो हमारे इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। मैं इस बार का जो MPPSC मेंस है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो 120 टॉपिक्स हैं उस पर जो है सारा कुछ कवर कर दूंगा। ये MPPSC जो मेंस इस बार का होगा। इसके बाद जो करीब करीब इसमें मान के चलिए 120 और टॉपिक्स जो होंगे ये मैं और ऐड करते चलूँगा, तो ये हमारा जो फाउंडेशन बैच है ये यहाँ पर कंटिन्यू इसका हिस्सा यहाँ बन जाएगा। तो ये लगभग 240 टॉपिक और बाद में करीब 60 टॉपिक और मैं यहाँ पर आपको इंक्लूड करूँगा प्रीमियम लेवल पर। तो ये करीब करीब 300 टॉपिक्स जो हैं मैं इसी पैटर्न पर मेंस के जो है पेपर 1 का हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पोर्शन, पेपर 2 पॉलिटी इकोनॉमी सोशियोलॉजी और पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल साइंस, सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो के अंत में हम आपको डिटेल में और चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। शुरुआत अगर मैं देखूँ एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में क्या है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में दिया है एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, या यूँ कहें तो भारत में प्राइमरी एजुकेशन का क्या मीनिंग है। तो अगर हम देखें मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया और व्यवहारिक तरीके से देखें तो मैं आपको एक बड़ी बेसिक बात बता दूं कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम हमारा है उसका बेसिकली गोल या एसेंस जो है, मेन पर्पस जो है वो क्या है। यहाँ पर हम जितने ज़्यादा यहाँ पर कीवर्ड याद रखेंगे ना, तो एग्ज़ाम हॉल में आप जब जाएंगे ना तो इन्हीं कीवर्ड के सहारे आप 3 मार्कर 5 मार्कर और यहाँ पर 11 मार्कर के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखो मेंस जो है ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसके मार्क्स जुड़ते हैं और यहाँ पर आपके मार्क्स जुड़ते हैं तो आप इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाए जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन में आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है। अतः आपको अपनी जो थॉट प्रोसेस है और आपकी जो थॉट प्रोसेस के साथ साथ जो आपकी थिंकिंग लाइन है उसको इस तरीके से डेवलप करना है कि आपके जितने भी आइडियाज़ हैं और जितने भी नॉलेज है और वो जितने भी अपने कंसेप्ट डेवलप किए हुए हैं वो इस तरीके से आपको अपने आंसर में दिखाने हैं कि आपकी कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति जो है आपको अच्छे मार्क्स दे और आपके मार्क्स ना काटे, है ना। तो हमारा मेंस में यही अप्रोच रहेगा। तो पहले हम एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे हम पूरे एजुकेशन पे HRD पे एक डिटेल व्यू यहाँ डेवलप करेंगे। तो आपकी जो यूनिट 3 है पेपर 2 के अंतर्गत, है ना, ये आपकी यहाँ पर HRD वाली यूनिट जो है, एजुकेशन वाली जो यूनिट है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम इसी तरीके से हेल्थ पर अपना टॉपिक डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम इसी तरीके से वेलफेयर पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे करेंगे, फिर सोशियोलॉजी की बेसिक थीम पे, सोसाइटी पे, कल्चर पर हम डेवलपमेंट इस तरीके का डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका पेपर 2 पूरा का पूरा हम आपको कंप्लीट कराने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन से। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम कोशिश क्या करते हैं, हमारा गोल या एसेंस क्या होता है, टू एक्वायर द फाउंडेशन स्किल। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं उनके अंदर फाउंडेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए 6 से 11 साल में और 11 से 14 साल में। आप यूँ कह सकते हैं कि 8th क्लास तक हमारा बच्चा जब KG1 नर्सरी से पढ़ने जाता है तो हमारा स्कूल भेजने के पीछे उसको पर्पस ये होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में हम उसको एक एक्वायर टू फाउंडेशन स्किल्स डेवलप करें, और यही हमारी शासन प्रशासन की जो है मंशा भी होती है। और बेसिकली एजुकेशन जो है वो संस्कृत भाषा के शब्द शिक्ष धातु से बना है जिसका तात्पर्य ही होता है सीखना या सिखाना, या यूँ कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ द एजुकेशन इज लर्न और टीच फॉर द डेवलपमेंट पर्सनालिटी इन एजुकेशन, और डेवलपमेंट पर्सनालिटी ऑफ एजुकेशन इज ए बेसिक टूल। और शायद यही कारण है कि हम एक्वायर द फाउंडेशन स्किल्स के लिए
गोल सेट करके जो है यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन का स्टार्टिंग करते हैं। इसके बाद हमारी कोशिश क्या होती है, इसके बाद हमारी कोशिश ये होती है एलिमेंट्री एजुकेशन में कि हम जो है बच्चों को रीड करना सिखा दें, राइट करना सिखा दें फ्लुएंटली, है ना। बच्चा हमारा रीड करना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए, बच्चा हमारा लिखना सीख जाए, वो भी फ्लुएंटली बच्चा सीख भी जाता है। फिर कुछ हमारा न्यूमेरिक उसको आ जाए। उसके बाद कंप्रहेंशन जो अपठित गद्यांश परीक्षा में सीसेट में आता है, उस तरीके का कुछ कंप्रहेंसिव अप्रोच उसके अंदर डेवलप हो जाए। एनालिसिस पावर, विश्लेषण करने की क्षमता उसकी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाए। रीजनिंग या तर्क, उसका जो लॉजिक है उसको सोचने समझने की कैपेबिलिटी पैदा हो जाए। और एक सोशल स्किल डेवलप हो जाए, एक टीम वर्क से काम करने की अप्रोच डेवलप हो जाए। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर एंड होल ऑर्गेनाइजेशन इज रिजल्ट नॉलेज। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर एंड होल ऑर्गेनाइजेशन इज रिजल्ट नॉलेज। ये एक बेसिक अप्रोच यहाँ पर बच्चे की डेवलप हो जाए। पहले तो फंडामेंटल स्किल के बाद बच्चे के अंदर रीडिंग और राइटिंग की फ्लुएंटली अप्रोच, न्यूमेरिसी, कंप्रहेंशन, एनालिसिस पावर, रीजनिंग, तर्क और एक प्रकार का सोशल स्किल डेवलप हो जाए। लेकिन आल्सो एलिमेंट्री एजुकेशन, ई का मतलब यहां पर है एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात जो है प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा। और प्राइमरी शिक्षा में आल्सो एलिमेंट्री एजुकेशन शुड बी मस्ट टील। हमें जरूरत होती है कॉन्फिडेंस पैदा हो, या तो वो कॉन्फिडेंस अपने स्कूल सेटअप से, अपने कॉलेज सेटअप से, अपनी सराउंडिंग बिल्डिंग जो अपनी सोसाइटी है गेट टुगेदर होके इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल से सीखते हैं, या तो हमारा फैमिली सेटअप कुछ इस तरीके का होता है कि हम कॉन्फिडेंस वहां से धीरे धीरे परिस्थितियों के साथ, कंडीशंस के साथ सीख जाते हैं। साथ ही करेज या उत्साह, क्यूरियोसिटी, किसी चीज को जानना, जिज्ञासा, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, रिसाइलेंस और पेशेंस, धैर्य, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग। ये भी चीजें हम धीरे धीरे स्किल बाय स्किल यहां पर सीखते हैं और इस तरीके का हमारा एजुकेशन डेवलपमेंट यहां पर काम करता है। कहने का सीधा सा मतलब है, सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के बाद जो हम राइटिंग करते हैं, रीडिंग राइटिंग के बाद हम एक्सप्रेशन सीखते हैं, एक्सप्रेशन के बाद हम जो है एक्सप्लेनेशन सीखते हैं, एक्सप्लेनेशन के बाद हम क्रिएशन सीखते हैं, क्रिएटिविटी के बाद हम इनोवेशन सीखते हैं, और इनोवेशन सीखने के बाद हम एक सिस्टम में जाकर के काम करते हैं। और ये सारी चीजें करने के लिए हमको सबसे पहले एक अच्छी सोच की जरूरत है, अच्छी थॉट प्रोसेस की जरूरत है, अच्छी थिंकिंग लाइन की जरूरत है। और ये सोच अगर आती है हमारे अंदर तो समझ पैदा होती है, और ये सोच और समझ पैदा होती है तो हमारे अंदर स्मृति अच्छी होती है। स्मृति अच्छी है, मेमोरी, तो हमारा एटीट्यूड, मनोवृत्ति अच्छा है, मनोवृत्ति अच्छा है तो हमारा विचारधारा अच्छी होती है। ये अच्छा है तो हमारा अप्रोच अच्छा होता है, अप्रोच अच्छा है तो हमारा सिद्धांत अच्छा, प्रिंसिपल अच्छा होता है। ये अच्छा होता है तो हमारा व्यवहार अच्छा होता है, और जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर हमारा ज्ञान अपने आप आगे बढ़ता है, और जब हमारा ज्ञान अपने आप आगे बढ़ता है तो हम दर्शन के ज्ञान तक पहुंच जाते हैं और फिलोसॉफी ऑफ नॉलेज की कंडीशन आ जाती है। तो हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है उसको हम इस तरीके से डेवलप करने पर प्लान करते हैं, और हमारी सरकारें भी चाहती हैं कि हम गोल और एसेंस लेवल पर चीज़ें डेवलप करें। साथ ही साथ हम स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, या जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अब अपडेट करने पर विचार किया है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है हम अपनी न्यू एजुकेशन जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसको इस तरीके से कंडक्ट करके, डेवलपमेंट करके, इम्प्लीमेंटेशन करके ग्रास रूट लेवल पे करना चाहते हैं कि हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम जो है ग्रास रूट लेवल पर सुधरे, और यही हमारी मंशा भी है। कारण सीधा सा है, भारत पूरी दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके पास डेमोक्रेटिक डिविडेंड वाली पॉपुलेशन निवास करती है, और डेमोक्रेटिक डिविडेंड वाली जो पॉपुलेशन निवास करती है, पूरी दुनिया में जो 779 करोड़ लोग हैं, उस 779 करोड़ में से करीब 121 करोड़ लोग, मतलब पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 121 करोड़ लोग, मतलब 779 अगर पूरी दुनिया की आबादी है, 779 पूरी दुनिया की आबादी है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो इसमें से
121 करोड़, करीब करीब 16% आबादी जो है वो यंग है। और उस 16% पॉपुलेशन को जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनांकीय लाभांश में रखा जाता है। उसी तरीके से अगर हम चाइना, जिसकी पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज्यादा है, 144 करोड़ की पॉपुलेशन में करीब करीब 17 करोड़ लोग यंग हैं, जो प्रतिशत के हिसाब से निकालें तो 12% है। पूरी दुनिया में जहां 16% यंग है, वहीं चाइना में 12% यंग है। और इंडिया में जो 1 अरब 21 करोड़ लोग, 38 करोड़ लोग हैं, 1 अरब 38 करोड़ लोग हैं, इसमें से 25 करोड़ लोग यंग हैं, जो अगर प्रतिशत में निकालें तो 18% है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर 18% सर्वाधिक यूथ भारत में है। और इसी वजह से हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, पानी का रिसोर्स का मैनेजमेंट करना जरूरी है, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट जरूरी है, उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी जरूरी है। और भारत में पूरी दुनिया का 18% यूथ रहता है और ये यूथ यहाँ पर निवास करता है। इसमें जो 15 से 59 ईयर्स के 64% लोग हैं, ये 15 से 59 ईयर्स के लोग हैं जिनकी आबादी 64.4 है। और ये पूरी की पूरी जो आबादी है, ये लगभग ऐसी आबादी है जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो 27.3% और 8.3%, मतलब लगभग मान के चलेंगे कि ये जो बाकी का हिस्सा बच गया 36% आबादी का, ये निर्भर जनसंख्या है। तो एक यूथ पॉपुलेशन भारत में बहुत ज्यादा है, तो ह्यूमन रिसोर्स पर सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए एचआरडी मिनिस्ट्री का जो हाल ही में नाम बदलकर एजुकेशन मंत्रालय किया गया है, और बिना एजुकेशन के जो है वो कुछ भी काम नहीं हो सकता है। इसलिए एजुकेशन इज मस्ट कंपलसरी। और अगर हमारी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, अगर एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम उनको सही तरीके से दिया गया है, चाहे वो स्कूल सेटअप के माध्यम से हो, कॉलेज सेटअप के माध्यम से हो, या फैमिली सेटअप के माध्यम से हो, या फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल स्कैनिंग के माध्यम से हो, अगर एक्टिव मेंबर है, सोसाइटी में रहकर समाज उसको स्वीकार करता है, तो समाज में रहकर उस शिक्षित व्यक्ति का समाज में क्या योगदान है, अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अतः भारत एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन में यंगेस्ट पीपुल सबसे ज्यादा है। और आने वाले दिनों में जब पूरी दुनिया 1960 से अब 2020 तक देख लें, 2030, 40, 50, 60, पूरी दुनिया में 2060 में भारत एक ऐसा मुल्क होगा जिसके पास वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन होगी। और 2060 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, और यही जनांकीय लाभांश भारत को अदर कंट्री से एक डिफरेंट कंडीशन में लेके आता है। और सबसे बड़ी चीज है, हमारे यहाँ हम इस तरीके से डेमोक्रेटिक डिविडेंड पे काम करना चाहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया करना चाहते हैं, डेवलपमेंट इतना अच्छा करना चाहते हैं कि एजुकेशन उनको इस तरीके से मिले कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका पर्पस है स्किल्स पैदा करना, क्षमता का निर्माण करना, और एक पार्टिसिपेट मीनिंगफुल एक्टिवेशन करना, ताकि एक पार्टिसिपेट मीनिंगफुल इन सोशल लेवल, इन पॉलिटिकल लेवल, इन इकोनॉमिकल लेवल, और एक व्यक्ति जो है समाज में भागीदारी दे, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर। और इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज जो उसको सोसाइटी में मिल रही हैं, वहाँ वो रह करके कुछ एडवांस स्किल्स लाइफ में लाए, और उसके बाद वो अपनी लाइफ को जो है आगे की तरफ प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ाए। परंतु इसमें कुछ बेसिक समस्याएं भी आती हैं। हमारा जो एक्सेस है एजुकेशन सिस्टम का, स्कूलिंग इज़ नॉट यूनिफॉर्म। कुछ जगह तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बट कुछ जगह हमारे यहाँ सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा जेंडर और सोशल क्लास में भी SC ST और माइग्रेंट पीपुल को जो है एजुकेशन उतने अच्छे से नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। साथ ही साथ ड्रॉप आउट्स और जो लेफ्ट आउट की प्रॉब्लम भी है, स्पेशली चिल्ड्रन लिविंग इन रिमोट एरियाज, इन असेंबलिंग रीजन्स, जहाँ पर उनको बेसिकली एजुकेशन उस लेवल पे नहीं मिल पाता है जिस लेवल पे उनको एजुकेशन मिलना चाहिए था। तो ये एक बड़ी समस्या
यहां पर देखने को मिलती है। आज से कई साल पहले एडविन टॉफलर की बुक आई थी, एल्विन टॉफलर की थर्ड वेव, है ना। इस थर्ड वेव बुक में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें की थी कि आज से कई हजार साल पहले एग्रीकल्चर क्रांति हुई थी जिसकी नींव पे आज का समाज खड़ा है, और शुरुआत में प्राकृतिक संसाधनों को महत्व दिया गया था। बाद में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई जिसकी नींव पर आज का समाज आगे बढ़ रहा है, जहां भौतिक पूंजी का महत्व था। लेकिन आने वाले समय में 21वीं सदी जो होगी वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज क्रांति की होगी, और जहां ह्यूमन रिसोर्स का महत्व होगा, मानवीय संसाधनों का महत्व होगा। तो इस थर्ड वेव बुक में ये साफ कहा गया था कि ह्यूमन की क्या इफिशियंसी रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे देश में जो रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम, जो फाइनली आउटपुट मिलता है, उसमें समस्या ये आती है कि हमारे देश में जो इनपुट होता है एलिमेंट्री सिस्टम के अंदर, जो टीचर्स होते हैं, जो हमारा इनपुट होता है वो हमारे टीचर्स होते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, और जो हमारा आउटपुट होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं जो रिजल्ट देते हैं। तो समस्या क्या आती है कि हमारा इनपुट जो होता है, टीचर जो होता है, और जो हमारा आउटपुट होता है, जो स्टूडेंट होता है, इनके बीच में जो फाइनली रिजल्ट निकलते हैं, वहाँ कुछ हमारी प्रॉब्लम ये आती है कि एक अभी जो सर्वे मानव संसाधन मंत्रालय अर्थात शिक्षा मंत्रालय ने करवाया, उन्होंने देखा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 100% लोग इनिशियली जो है जुड़ते हैं, और कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है करते करते जो है 69.4% लोग एलिमेंट्री एजुकेशन करते हैं। ठीक है, आज़ादी के समय हमारा साक्षरता 12% था जो बढ़ करके 70+ हो गया है। लेकिन 100% लोग जो इनिशियली जुड़ते हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन करते करते लगभग 69.4 हो जाते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन करते करते वो 75 हो जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे ड्रॉप आउट्स बढ़ते हैं, और सीनियर सेकेंडरी करते करते इनकी संख्या 70 हो जाती है। मतलब 30% लोग पूरा का पूरा जो है वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। SC ST उसमें भी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की स्थिति तो ये है कि 61% लोग ड्रॉप आउट्स कर जाते हैं शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं या कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति रुझान इस तरीके का मिलता है कि वो दृष्टिकोण उस तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो ये आप अपने आंसर में लिखेंगे, और हम अपनी कक्षाओं में जो लाइव आंसर राइटिंग कराएंगे पूरे टॉपिक को पढ़ाने के बाद, इस लाइव आंसर राइटिंग सेशन में हम पूरा लेक्चर लेने के बाद जो लाइव आंसर राइटिंग हमारी क्लास होगी, इस लाइव आंसर राइटिंग क्लास में हम टॉपिक की एंडिंग के बाद टॉपिक वाइज एग्जाम प्लानर पढ़ाएंगे। हम कोई भी जो टॉपिक है पूरी यूनिट पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज एग्जाम प्लानर बना के, और वो टॉपिक वाइज एग्जाम प्लानर बना के रीड एंड डाइजेस्ट विंडो सिस्टम के तहत, है ना, रीड एंड डाइजेस्ट विंडो सिस्टम के अंतर्गत मेमोराइज करा के यहीं पे उस टॉपिक से रिलेटेड 3 मार्कर्स, है ना, 5 मार्कर्स और जो 11 मार्कर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल करने का अप्रोच भी डेवलप करेंगे। बट पहले कुछ पढ़ाएंगे तभी ये चीज़ें डेवलप हो पाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होंगी, कतई अपना समय बर्बाद नहीं करें, है ना। लिहाजा आप जानते हैं कि परीक्षा प्रीलिम्स की 25 जुलाई को हो गई है, आज आपका 31 जुलाई हो गया है। अगस्त के पूरे 31 दिन, और सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 22 दिन, 23 नवंबर से आपका मेंस है, और इन्हीं 3.25 महीने के दौरान आपको प्रिलिमिनरी की तैयारी भी करनी है, क्योंकि सितंबर में प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जारी होगा जिस समय 2019 का इंटरव्यू चल रहा होगा, और नवंबर लास्ट के आसपास जो है उसका अगला प्रीव्यू हो जाना है। तो लगातार परीक्षाएं होनी है, अतः आप बिना किसी जो है शॉर्टकट के अपना पढ़ाई पे ध्यान फोकस करें। आपने देख लिया अभी परीक्षा देकर कि किस तरीके से शॉर्टकट में काम करने से क्या होता है, तो इसलिए कंप्लीटली जो है तैयारी करें, है ना। आप इस तरीके से डिटेल प्रिपरेशन करें, है ना, परीक्षा में कि मेंस आपका तैयार हो जाए, साथ में आपका प्रीलिम्स तैयार हो जाए, और इंटरव्यू की तैयारी भी धीरे धीरे आपके जितने माइनस पॉइंट हैं वो धीरे धीरे आपके प्लस पॉइंट बन जाए। तो ये एक आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, और 360 डिग्री से जब तक आप कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं करेंगे ना, तो फिर ये कुछ नहीं होने वाला है। शॉर्टकट आप करेंगे तो फिर परीक्षा में आप फिर बाहर ही हो जाएंगे। चलिए मुद्दे पे फिर वापस आते हैं। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैंने बताया कि इफिशिएंसी ना होने के पीछे भी कुछ रीजंस हैं, है ना। जैसे कुल मिलाकर के इनएबिलिटी टू द कोप अप विद द एकेडमिक फेलियर इज बेसिक रीजन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टूडेंट।
कुछ बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है ना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा, रिलीवेंस ऑफ क्यूरिकुलम या टाइम टेबल, जो रिलीवेंस टाइम टेबल या रिलीवेंस चीज़ें नहीं होती तो इंटरेस्ट नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता सही, वेंटिलेशन नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है ना, मटेरियल अच्छा नहीं मिलता, टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं है, आपका पढ़ने में मन लगेगा। ये सारी चीज़ें अगर आपकी पॉजिटिव होंगी तो टीचर का क्वालिफिकेशन अच्छा होना ज़रूरी है, टीचर्स के अंदर स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे आपको भाई किसी ने पढ़ा दिया रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, तो ये पता भी होना चाहिए कि क्रांति हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि लोकतंत्र का उदय कहाँ से हुआ आपको पता चल पाए, है ना। नहीं तो बस आगे पार्ट पीछे से पार्ट आपने रट लिया, आपने पढ़ लिया और जो चीज़ें हैं आपने सिर्फ याद कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः हर टीचर को रेयरली यूज ऑफ द डायलैक्ट्स एंड एक्टिविटी विद द स्कूल्स इन इंटरेक्शन इन एवरी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी के साथ उनके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ी सी समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये बेसिक एजुकेशन सिस्टम। अगर मैं बात करूं बेसिक इंडिया में जो सबसे बड़ी समस्या इस समय एजुकेशन को लेकर मैंने बताई कि एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम में हम गोल और एसेंस को क्रिएट करते हैं, बट कुछ अपर क्वालिटीज़ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, तो वो रीज़न आपके सामने है। जैसे मैंने बताया कक्षा 1 से 12वीं तक अगर हम देखें तो जो निजी स्कूल हैं उनकी ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी और प्राइवेट स्कूल की ग्रोथ अच्छी मिलेगी। सरकारी स्कूलों की स्थिति उतनी ठीक नहीं है कंपैरेटिवली। लेकिन आफ्टर 12th अगर हम देखें तो सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चर जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है ना, कंपैरेटिवली बेहतर है, और प्राइवेट की स्थिति थोड़ी सी आपको डाउन मिलेगी। आफ्टर कोरोना तो सबकी स्थिति खराब है, बट एक बेसिक आप यहाँ पे ग्राफ परीक्षा में बना सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो प्राइवेट स्कूल्स इज ऑटोनोमस एंड जनरेट इट्स द ऑन फंडिंग थ्रू आउट द वेरियस, है ना, पैसा चाहिए, बिना पैसे के लोग कोई काम नहीं करते। और पब्लिक स्कूल जो है गवर्नमेंट फंड होता है और यहाँ पे चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इस तरीके का आप समझ सकते हैं पब्लिक प्राइवेट में क्या डिफरेंस यहाँ पर है। अब जो सबसे गौर करने लायक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है उसके 2030 के साथ अनुरूपता है और उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना को स्थापित करने के संदर्भ में रखा गया है। सबसे पहले तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर 17 जो है वो गोल है और 169 जो है वो टारगेट है, और उसी में से जो टारगेट नंबर 4 है वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो एजुकेशन पॉलिसी में डेवलपमेंट की बात करता है। इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है वो टारगेट 4 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है उसको फुलफिल करने के लिए लाई गई है। तो मेंस में प्रश्न बन सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, भारत में शिक्षा की समस्या उसका वर्तमान भूत संभावना है। साक्षरता में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है किंतु अनुरूप शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है। तमाम प्रकार के एनालिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, हम इसको अपने लाइव आंसर सेशन में कंप्लीटली करवाएंगे भी। तो एक्चुअल में शिक्षा है क्या? शिक्षा का सीधा मतलब है स्वयं का बोध होना, स्वयं का विस्तार करना, स्वयं को अपने राइट्स के बारे में जागरूकता, अपनी ड्यूटीज के बारे में अवेयरनेस, और बेहतर व्यक्ति को प्रोत्साहन और गलत व्यक्ति का विरोध। ये आपका एजुकेशन का बेसिक मतलब है। अगर आप गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हो तो आपकी योग्यता कोई काम की नहीं है। आप शिक्षित होते हुए भी जो हो शिक्षित होने के सही मायने को पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो शिक्षित होने के लिए स्वयं का बोध होना बहुत जरूरी है, अधिकारों के प्रति जागरूकता, कर्तव्यों का दायित्व, उचित को प्रोत्साहन और अनुचित का विरोध, उसी तरीके से स्वयं का विस्तार करना, संकीर्णताओं से मुक्ति, छोटी सोच से बाहर आना, साइंटिफिक डेवलपमेंट को डेवलप करना, धर्म, जाति, लिंग, वंश, इस प्रकार की चीजों के प्रति तटस्थता का भाव रखना और मानवतावादी दृष्टिकोण रखना, ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो हो सकता है 10 शब्दों में 3 मार्कर में शिक्षा क्या है यही आ जाए तो आप ये ग्राफ बना के आ जाओ, ठीक है। तो आपने शिक्षा क्या है थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। और शिक्षा क्या है इसको समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है अगर हम देखें तो स्वयं का बोध होना या स्वयं का विस्तार करना यही शिक्षा है।
और अपनी क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया, या आप कह सकते हैं किसी विषय वस्तु को बेहतर समझ के साथ, तार्किक निर्णय लेने के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करना। शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रगति की कुंजी है। आप सोच में परिवर्तन करें, बंद समाज से खुले समाज की ओर जाएं और अपनी चीज़ों से जो है सोसाइटी को कुछ दे मायने में शिक्षित होने जैसा है। केरल की साक्षरता ज़्यादा है, वहाँ 92.1% लोग साक्षर हैं। मिजोरम में 89% लोग हैं, गोवा में 84 हैं, त्रिपुरा में 82 हैं। ये वो राज्य हैं जो साक्षरता में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। केरला है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है। बिहार 51.5 के साथ सबसे लोएस्ट पायदान पे है। राजस्थान 52.1 के साथ दूसरे स्थान पे, झारखंड 55.4 के साथ तीसरे स्थान पे, उत्तर प्रदेश 57.2 के साथ चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो ये टोटल साक्षरता वाले हैं। जब महिला साक्षरता को भी हमने यहाँ पर बात किया, राममूर्ति कमेटी आई थी जिसने महिला साक्षरता को बढ़ावा देने की बात भी कही थी। तो साक्षरता महिला पुरुष दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम रखती है। तो आप ये कह सकते हैं, मीनिंग ऑफ द एजुकेशन इज द मीन्स ऑफ लर्न एंड टीच। और व्यक्तित्व के विकास के लिए, पर्सनालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जो है इज ए बेसिक टूल। मेजर रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री is the era of modernization. Education basically came into human life. आप ये कह सकते हैं कि आधुनिकता के दौर में शिक्षा मानव जीवन के केंद्र में आ गई है। आधुनिकता के दौर में शिक्षा जो है मानव के केंद्र में आ गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। आधुनिकता के दौर में जो शिक्षा है, आधुनिकता के दौर में शिक्षा जो है वह मानवता के केंद्र, आधुनिकता के दौर में शिक्षा मानव जीवन के केंद्र में आ गई है। ये लाइन आप अपने आंसर में जरूर डाल सकते हैं कि इंपॉर्टेंटली मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन कम इन सेंटर ऑफ ह्यूमन लाइफ, सेंटर ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्योंकि एक व्यक्ति जब शिक्षा के दायरे में आता है तो शिक्षा से व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। और जब शिक्षा ग्रहण करके व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है तो उसके अंदर एक चरित्र निर्माण होता है, और यह चरित्र निर्माण कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाता है राष्ट्र निर्माण में। और इसीलिए कहा गया है कि मॉडर्नाइजेशन के दौर में शिक्षा जो है वो मानव जीवन के केंद्र में आ गई है। जो मैंने अभी बताया आपको कि मॉडर्नाइजेशन इरा इन एजुकेशन कैम टू इन सेंटर ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसके साथ ही साथ शिक्षा के महत्व को समझते हुए महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि शिक्षा चेतना के विकास और समाज के पुनर्गठन के लिए बुनियादी साधन भी है। बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी जी का एक कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा चेतना के विकास और समाज के पुनर्गठन का जो है बुनियादी साधन भी है। द महात्मा गांधी said the education is the basic means of development of awareness. Basically means of education is the development of awareness and recognition of society. ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आप इस तरीके से यहां लिख सकते हैं कि बेसिकली एजुकेशन का मतलब हुआ क्या। बेसिकली एजुकेशन का जो मतलब हुआ यहाँ पर कि व्यक्ति जो है व्यक्तित्व बनाता है ना। एक व्यक्ति का जो व्यक्ति है तो ये व्यक्ति जो है इससे व्यक्तित्व बना, और व्यक्तित्व से जो है फिर यहाँ जो है ये कैरेक्टर का निर्माण हुआ, और इसी कैरेक्टर का जो निर्माण है इससे कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण हुआ। और ये राष्ट्र निर्माण जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और शिक्षा एक प्रकार का अवेयरनेस का डेवलपमेंट करने के लिए और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। इसको आपको यहां पे ध्यान रखना है। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। डेमोक्रेटिक डिविडेंड यहां पर है। जनसंख्या की विशालता और अशिक्षा के कारण यहाँ कई प्रकार की समस्याएं हैं। गार्बेज कैन मॉडल है, यहाँ पर समस्याओं के अंदर समस्याएं हैं। कुपोषण की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, मोर डिस्पैरिटीज इन इंडिया। और शिक्षा के मौलिक अधिकार के माध्यम से जो सार्वभौमिकरण किया गया है, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करके बहुत सारी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि एजुकेशन के द्वारा दलितों को, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों को मुख्य धारा में हम ला सकते हैं। गरीबी से पैदा होने वाली
जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, प्रदूषण है, अंधविश्वास है, असमानता है, जनसंख्या नियंत्रण है, बहुत सारी चीज़ों पे हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंडिया बेसिकली द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ पॉपुलेशन वाइज इन वर्ल्ड, एंड द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन ended basically in India. The education backward people, the available in India, the more problems are here, more disparities are here, the inequality problem, population control, pollution problem, poverty problem, unemployment problem, the many more problems are here in India. और इन्हीं बहुत प्रकार की विषमताओं से, डिस्पैरिटी से निजात दिलाने के लिए 1951 से अब तक कई पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार निवेश करके इस प्रकार की विषमताओं को, डिस्पैरिटीज को या दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो भारत सरकार शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसीलिए बनाई गई थी। और 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था कि शिक्षा प्रणाली को बेहतर तरीके से तैयार किया जाएगा। 10+2+3 का एजुकेशन सिस्टम यहां पर लाया गया था, और 10+2+3 का सिस्टम यहां लाया गया था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसी एजुकेशन पॉलिसी में जो है बड़े बदलाव के साथ सरकार सामने आ चुकी है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चीजें हैं वो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी ही थी, साथ में हम अभी अंत में इसको डिस्कस भी करेंगे। तो 10+2+3 का एजुकेशन सिस्टम हमने यहाँ डेवलप किया था। प्राइमरी एजुकेशन जो है 5 साल तक रहेगा, उसके बाद हायर प्राइमरी लेवल 3 साल तक रहेगा, और उसके बाद जो है हाई स्कूल 2 साल तक रहेगा। और ये हमारा जो शिक्षा सिस्टम था, ये 10+2+3 का सिस्टम हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया था। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी आई थी, और यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने 1986 में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, उनको हम यहाँ पर समझ सकते हैं बेसिक लेवल पर, है ना। 1986 की नीति जो 3 मार्कर में पूछ सकता है। शिक्षा के पुनर्निर्माण को लेकर काम हुए थे, विषमताओं को दूर करने में बल दिया गया था, महिलाओं को समानता लाने पर बल दिया गया था, अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास पर बल दिया गया था, निर्धन परिवार के बच्चों को 14 साल तक के नियमित रूप से स्कूल भेज के फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बातें यहाँ पर की गई थी, है ना। ये बात अलग है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसको जो है फाइनली फिर जोड़ा गया। अभी हाल ही में एमपीपीएससी में जो आकांक्षा योजना पूछी थी कि शेड्यूल ट्राइब्ड के कमज़ोर तबके के बच्चों को आईआईटी और नीट की परीक्षा की तैयारियों के लिए सरकार के द्वारा सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि अपने एजुकेशन को कंटिन्यू आगे बढ़ा पाएँ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, है ना। विकलांग बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात की गई थी। अल्पसंख्यक वर्गों को ध्यान में रखकर उनकी संस्कृति और शिक्षा को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया था। और इस तरीके का एजुकेशन मॉडल भारत में है कि 1 से 5 साल तक की एज में, जो 1 से 5वीं की कक्षा आप 6 से 11 साल की एज में, जो पुराना सिस्टम है आप करेंगे। फिर आप 6 साल से 10 साल की एज में जो है, जो छठी कक्षा से 10 साल आप जो है 11 साल से 15 साल की एज में, उसके बाद फिर हायर एजुकेशन आप 16 से 17 की एज में, और फिर ग्रेजुएशन आप करेंगे 3 साल, है ना। उसके बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। तो स्थिति ये है कि भारत में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो लोगों की संख्या है ना, वो सिर्फ जो है वो 12% रह जाती है, और 12% से यहाँ सिर्फ 1% रह जाती है। और वो भी आजकल जो है धीरे धीरे लोगों का रुझान जो है वो इस सिस्टम से जो है कहीं ना कहीं दूर जा रहा है, इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ लाया गया है। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल एलिमेंट्री सिस्टम, जिस पर मैंने काफ़ी चर्चा आपकी की कि एजुकेशन जो है इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल एंड पर्पसफुल लाइफ, है ना। एक सफल और समृद्ध जीवन जीना है तो आपको एलिमेंट्री जीवन जीना है, तो आपको जो है एलिमेंट्री एजुकेशन ज़रूरी है। मैंने अभी आपको एलिमेंट्री एजुकेशन पे बात की। सफल और जो समृद्ध जीवन जीना है तो आपको एजुकेशन ज़रूरी है, एंड एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल इन पर्पसफुल लाइफ। और पर्पसफुल लाइफ सविद्या व विमुक्तते, हमें बचपन में बताया गया कि सविद्याते विद्या या विमुक्तते, अर्थात शिक्षा जो है वो अज्ञान और दमन से जो है हमको कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाती है, हमें बचपन में ही ये सिखाया गया है। और 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क एजुकेशन की बात भी की गई है। इन इंडिया प्रोविजन द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन 6 to 14 years स्टूडेंट चिल्ड्रन in primary education in elementary education system in India।
और इसके लिए जो है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, इसके लिए जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है किया गया 2002 में, और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन पे हमने बहुत सारी बातें करी कि प्राथमिक शिक्षा में जो है आधारभूत स्ट्रक्चर होना चाहिए, वातावरण में प्यार और अपनत्व का माहौल होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए, और एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है उस पर हमने एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पर किया। और बचपन बचाने के लिए शिक्षा के प्रहरियों को सामने आना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए भारत जैसे देश में बाल श्रम जैसी समस्या ना हो, और विभिन्न प्रकार की जो बचपन छीन कर जो उनका जीवन जो है कहीं ना कहीं तबाह किया जा रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए, है ना। सर्व शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा अभियान है इसी वजह से स्टार्ट किया गया 2001 में, और सर्व शिक्षा अभियान का जो मेन मोटिव था, है ना, सर्व शिक्षा अभियान हो सकता है 3 मार्कर में, 5 मार्कर में, 11 मार्कर में कहीं ना कहीं आपका ये टॉपिक आ जाए। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका क्रियान्वयन किया गया, स्टार्टेड इन 2001, और टारगेट था सार्वभौमिक सुलभता और एक प्रकार का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, यूनिवर्सल एक्सेस, और यूनिवर्सल एक्सेस जहाँ पर रिमूवल किया जाए डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन इन बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड सोशल लेवल, एंड कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट ऑफ क्वालिटी की बात की गई, आल्सो प्रोवाइडिंग इन एम्पावरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की गई हर डिस्ट्रिक्ट में, और एक अवेलेबल एजुकेशन की बात हुई, पर्पस ऑफ अवेलेबल एजुकेशन की बात हुई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और एक अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एजुकेशन की बात हुई क्वालिटेटिव लेवल पर, और एसेंशियली जो है हर व्यक्ति को जो है जोड़ा जाए, और प्रमोशन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, और इसमें जो है पार्टिसिपेट किया जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला स्थानीय सरकारों को। साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एंड सोशल डिज़ायर की बात की गई, पॉलिटिकल सोशल डिज़ायर की बात की गई, ताकि रिजल्ट प्राइमरी एजुकेशन जो रीच किया जाए हर बच्चे तक ग्रास रूट लेवल पर, है ना। तो ये तमाम बातें जो है ना, ये सेंट्रल स्टेट जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नेंस यहाँ पर बढ़े, राजनीतिक सामाजिक इच्छा शक्ति या डिज़ायर को बढ़ाया जाए, पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाया जाए, सार्वभौमिक शिक्षा को जो है डेवलप किया जाए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए गुणवत्ता या क्वालिटी ओरिएंटेशन का जो है इसमें ध्यान दिया जाए, सार्वभौमिक सुलभता, जो यूनिवर्सल एक्सेस की बात की गई, जो मैंने अभी आपको बोला था कि एक्सेस नहीं हो पाता है, इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में, टीचर का क्वालिफिकेशन या टीचर का स्किल्स नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं रहता, तो बच्चों का थोड़ा रुझान जो है पढ़ाई में कम हो जाता है। तो सर्व शिक्षा अभियान को इस समय लाया गया यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक क्लियर टाइम फ्रेम के साथ 2001 में लाया गया, है ना। प्रोवाइडिंग द क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर ऑफ कंट्री यहाँ पर किया गया, सोशल जस्टिस की बात की गई, है ना, पॉलिटिकल विल पावर के साथ यहाँ पर लाने की बात किया गया, सब पढ़ें और सब बढ़ें, इस प्रकार के मूवमेंट यहाँ चलाए गए, और सर्व शिक्षा अभियान को जो है एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ लिया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान के पूरे ओरिएंटेशन को जो है हम यहाँ डिटेल में देख सकते हैं कि 2005 तक जो है इसके काफ़ी लक्ष्यों को प्राप्त किया गया, और 8 से 10 सालों के अंदर सभी बच्चों को स्कूल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया, संस्थागत सुधार किए गए सर्व शिक्षा अभियान में, है ना। शुरुआत में जो है इस योजना का जो निवेश है केंद्र सरकार के सहयोग से हुआ, बाद में धीरे धीरे जो है वो 65-35 पे चीज़ें आ गई, और राज्य और केंद्र दोनों सरकारें इसको वहन करने लगी, और सर्व शिक्षा अभियान जो इस तरीके से आगे बढ़ा। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल क्लास और माइनॉरिटीज़ के लिए विशेष प्रावधान किए गए, 200 ऐसे जिले चिन्हित किए गए जहाँ SC ST और माइनॉरिटीज़ बाहुल्य हैं, और वहाँ पर एजुकेशन को डेवलप करने की बात की गई, यूनिवर्सल एक्सेस को बढ़ाने की बात की गई, है ना। साथ ही साथ शिक्षा गारंटी योजना को लाया गया, और शिक्षा गारंटी योजना के तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जो है वह यहाँ पर ध्यान दिया गया, और इसके साथ ही प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए 94-95 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मूवमेंट चालू किया गया, जहाँ एक बेहतर प्रोग्राम बना करके जो है डेवलपमेंट किया जाए। और अभी हाल ही में जो अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम योजना लाई गई है वो कहीं ना कहीं इसी मंशा से लाई गई है कि जो अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम लाई गई है उसमें हर बच्चे को जो है शिक्षा तो दी ही जाए, साथ ही साथ बेहतर पोषण दिया जाए, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाए। तो एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन पर भी सरकार का ध्यान है, और साथ ही साथ सरकार का ध्यान अब जो है
वो ट्रेनिंग पर भी है। तो अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम जो है वो इसी कड़ी में लाई गई है। इसके पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 से चल रही थी, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट केयर स्कीम में अभी तक शिक्षा और न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया गया था, लेकिन अब सरकार का ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पर भी है और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं, और मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों को लाने के पीछे मंशा यह है कि मिड डे मील योजना के द्वारा बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए स्टार्टेड इन मिड डे मील योजना इन 15 अगस्त 1995। इट इज इनिशियली स्टार्टिंग in the 2408 blocks in initially level in first stage. In 1997, implementing the all blocks of our country, and basically the aim of the improvement of nutrition level and increase the registration in schools. Started the government school in 2002 in the first to fifth year students, and the provision of that possible nutrition food in every student। एंड इसके लिए अभी हाल ही में बिलाल नाचकी आयोग भी बनाया, जिसने मध्याह्न भोजन स्कीम की समीक्षा की बात की है। और बिलाल नाचकी आयोग ने कहा है चावल और गेहूं दोनों में से कोई एक 100 ग्राम प्राथमिक शिक्षा के लिए और 150 ग्राम छठी से 8वीं कक्षा के लिए बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 20 ग्राम प्राथमिक कक्षा के बच्चों को दाल और 30 ग्राम छठी से 8वीं के बच्चों को दी जाएगी। पहली से 5वीं के साथ ही 2002 में इसका विस्तार करके 8वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए कर दिया गया। तो चावल और गेहूं 100 ग्राम प्राइमरी के लिए, 150 ग्राम 8वीं तक के लिए, दाल 20 ग्राम प्राइमरी के लिए, 30 ग्राम जो है 8वीं के बच्चों के लिए। साथ ही तेल और वसा का भी इसमें ध्यान रखा गया है, 5 ग्राम प्राइमरी के लिए, 7.5 ग्राम 8वीं तक के बच्चों के लिए, और सब्जियां 50 ग्राम प्राइमरी के बच्चों के लिए और 75 ग्राम जो है 8वीं के बच्चों के लिए। बेहतर खाना उनको मिले, सरकार की ये मंशा है, और मिड डे मील योजना जो है इसी मंशा से चालू की गई। कई राज्यों में यह देखा गया योजना का इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अतः सरकार अभी एक आहार नाम की योजना पर भी काम कर रही है, जिसको बेसिक नाम का एक एनजीओ डीआरडीओ के सहयोग से चलाने पर विचार कर रहा है, जहाँ बच्चों को जो है दाल रोटी के बने पैकेट्स मिलेंगे। कोई चावल और सब्जी जो है जल्दी खराब हो जाती है विदिन 24 आवर्स। और ये जो आहार नाम की योजना है वो 1 जुलाई 2021 से कुछ राज्यों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट भी कर दी है, क्योंकि हाल ही में इसकी समीक्षा के लिए जो मिड डे मील योजना है बिलाल नाचकी आयोग भी बना है, ताकि शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखी जाए, और इसीलिए शिक्षा के साथ पोषण को भी ध्यान दिया जा रहा है। तो अब जो मिड डे मील योजना की थाली है उसमें आप देखेंगे 150 ग्राम फूड ग्रेन्स, दाल 30 ग्राम, वेजिटेबल 75 ग्राम और ऑयल ये जो है 7.5 ग्राम। ये जो है अपर प्राइमरी के लिए है। छोटा बच्चा जो पहली से 5वीं तक के है जा रहा है उसको ऑयल 5 ग्राम, बड़ा बच्चा जो 8वीं तक है 7.5 ग्राम, वेजिटेबल इसको 50 ग्राम, उसको 75 ग्राम, इसको दाल 20 ग्राम, उसको 30 ग्राम, छोटा बच्चा 5वीं तक उसको 100 ग्राम फूड ग्रेन, चाहे गेहूं या चावल, या तो चावल या रोटी, उसको 150 ग्राम। ये एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर रखा गया है। भविष्य में इसका भी विस्तार किया जाएगा। तो ये मध्याह्न भोजन स्कीम है। मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि योजना जो है ये 15 अगस्त 95 को चालू हुई, 2428 ब्लॉकों में हुई, और मैक्सिमम जो बच्चों को यहाँ पर जोड़ा गया पहली से 5वीं तक, बाद में इसका विस्तार 8वीं तक कर दिया गया। और हाल ही में जो आयोग मैंने बताया आपको, बिलाल नाचकी आयोग, जो इसकी समीक्षा के लिए बना है ना, बिलाल नाचकी आयोग। हमारे वीडियोस, हमारे लेक्चर्स की खास बात ये रहेगी, बेसिक जो एनसीईआरटी है वो तो हमारा रहेगा ही रहेगा, कोर जो आप पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में वो तो रहेगा ही रहेगा, अप्लाइड जो न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स से भी जुड़ी हुई बेहतर चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ भविष्य में क्या इसमें बदलाव हो सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इशू को लेकर भी हम अपनी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर का हम अपना कंटेंट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। भविष्य में यूपीएससी के बैच टोटल हमारे इंग्लिश मीडियम में होंगे, हिंदी मीडियम हम जो है और कुछ बायलैंग्वेज क्लासेस जो है एमपीपीएससी के अंतर्गत ले रही हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हम राइट टू एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन जो है, ये राइट टू एजुकेशन जो है ये आपका यहाँ पर आता है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। और आप देख रहे हैं शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के बाद 2012-13 में इतने बच्चे, और फिर धीरे धीरे 18-19 में इतने बच्चों ने दाखिला लिया, धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें बढ़ती चली गई और राइट टू एजुकेशन, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और शिक्षा के मौलिक अधिकार बनने के बाद प्राइमरी एजुकेशन जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके साथ साथ हायर एजुकेशन,
अपर हायर एजुकेशन, कॉलेज, ग्रेजुएशन, सब में जो है एजुकेशन को जो है बेसिक आधार बनाया गया। सरकारों ने तय कर दिया, हमारी नीति ही नीयत भी अच्छी है और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरकारों ने जो है भारतीय संविधान में जो है 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की। शायद यही कारण है कि मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों में जो है इसको शामिल किया गया। 21A में जो है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई और इस तरीके से 21A में जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि 21A जो है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन की जो है यहाँ पर बात करता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। दूसरी महत्वपूर्ण आर्टिकल 45, ये जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत बात करता है कि शैशवा काल में देखरेख और छोटे बच्चों को जो है 6 वर्ष तक की आयु पूरी ना कर लेने तक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि वो प्रयास करेगा। ये डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य का कर्तव्य है। फंडामेंटल राइट्स में माता पिता का कर्तव्य है और 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में साफ साफ लिखा गया माता पिता संरक्षक का कर्तव्य 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दे और इसी वजह से जो है शिक्षा गारंटी बिल 1 अप्रैल 2010 में यहाँ पर लाया गया। हो सकता है 3 मार्कर में क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, इस पे हम चर्चा लाइव आंसर राइटिंग में करेंगे। ठीक है, कंटेंट डेवलपमेंट के नाम पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शिक्षा अधिकार बिल है 2009 में जो आया था, है ना, 1/4/2010 को जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, और इस तरीके से बाद में हम चर्चा करेंगे और चीज़ों पे। यशपाल कमेटी आती है 92-93 में और ये लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, इस विषय पे बात करती है। 20 शब्दों में 10 जो शब्दों में 20 शब्दों पुराना पैटर्न था, 10 शब्दों में जो 3 मार्कर है उसमें यशपाल कमेटी पूछ सकता है। 92-93 में जो है यशपाल कमेटी शिक्षा से संबंधित है, मानव संसाधन विकास के लिए 92-93 में आती है। और प्रोफेसर यशपाल कहते हैं कि लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, शिक्षा बिना बोझ के। और इस कमेटी की खास बात क्या है? खास बात नंबर 1, शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ को कम किया जाएगा। प्राप्त मत, विचार, सुझाव आदि के आधार पर समिति ने 15 जुलाई 93 को जो है अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है, बहुत बुरा है उनका बोझ, ना समझ पाने का बोझ। इसलिए बच्चों के बस्ते का बोझ कम होना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन की सिस्टम पे काम करना चाहिए। तो वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव देख रहे हैं, उसकी नींव प्रोफेसर यशपाल जी ने ही तैयार की थी। राममूर्ति कमेटी है, महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 90 के दशक में आई थी। राममूर्ति कमेटी ने साफ कहा था भारत में महिला साक्षरता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, बिना महिलाओं को आगे किए हिंदुस्तान की साक्षरता रेशो डेवलप नहीं हो सकती। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाकर ही हम देश के विकास को तय कर सकते हैं। राममूर्ति कमेटी महिला साक्षरता से संबंधित। तो ये तमाम बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको यहाँ पर आपको पढ़ना ही चाहिए। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 के अंदर ये बात कही गई है। इसके अलावा स्टेट पॉलिसी में कुछ और बातें हैं जो एजुकेशन को लेकर यहाँ कुछ बुनियादी बातें करती हैं। जैसे आर्टिकल 41 कहती है नागरिकों को काम पाने का अधिकार, इसमें भी शिक्षा पाने के अधिकार के बारे में जिक्र है, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि के समय में। तो आर्टिकल 41 में शिक्षा पाने का अधिकार है। 45 बात करता है 45 बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 46 बात करता है SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 350 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 12 दिसंबर 2000, डेट याद रख लेना भैया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन 12 दिसंबर 2002, 12 दिसंबर 2002, 12 दिसंबर 2002, 21A को यहाँ पर जोड़ा गया। सभी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर गौर करने लायक हैं। और एक बार फिर से देख ले, आर्टिकल 41 जो है ये शिक्षा पाने के अधिकार की बात करता है। 45 बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 46 SC ST और पिछड़े तबकों को, 350 से मातृभाषा में शिक्षा और 86वां संविधान संशोधन ये 12 दिसंबर 2002 की बात करता है। 21 से जोड़ा गया, 86 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, सिलेबस में सारी चीजें रखी गई हैं भैया। MPPSC ने साफ कहा था 1919 का एक्ट पढ़ लो, अंदर से क्वेश्चन आया। संविधान संशोधन पढ़ लो, बोला था, अंदर से क्वेश्चन आया। राज्यपाल टॉपिक दिया था, अंदर से क्वेश्चन आया। विपक्ष का नेता टॉपिक दिया था, अंदर से क्वेश्चन आया। भैया अंदर से पढ़ के जाना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल चले हम अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया। यह स्कूल चले हम अभियान 2000-2001 में चालू किया गया। 29 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा पाने से वंचित थे, उसमें से 16 लाख बच्चों को जो है स्कूल पहुंचाया गया। बाद में जो 13 लाख बच्चे बने, डेवलपमेंट की प्रोसेस है। इस पूरी परियोजना के लिए 23,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। उसमें 18,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, बाकी राज्य सरकारें अपने स्तर पर जो है व्यवस्था करेंगे। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका पर नारायण मूर्ति जी ने साफ साफ कहा कि भारत में
99 वर्षों के लिए मुक्त भूमि उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित देने में जो है दी जानी चाहिए लीज पर, और इससे जो है कंपनियां जो है इसमें सहयोग करेंगी, और इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन के लिए जो है खोलना चाहिए। ये तमाम बातें राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में आई बेहतर एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, ताकि जनांकीय जो हमारा सेक्टर है वो बढ़े, डेवलपमेंट हो, है ना। वोकेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन, है ना, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इसको बढ़ावा देने पर इस समय काम चल रहा है। बड़ी मात्रा में आईटीआई खोली जा रही है, आईआईटीज़ में वृद्धि हो रही है, आईएम्स में वृद्धि हो रही है। नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इंजीनियरिंग और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है सरकारें जो है काम कर रही हैं और इस क्षेत्र में प्रयास जारी हैं। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक विषमता है। भारत में इकोनॉमिकल जो है डिसबैलेंस है, इस वजह से जो है हमारे यहाँ बालिका शिक्षा में भी स्थिति ठीक नहीं है। महिला शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव है, और राममूर्ति कमेटी ने कहा भी है कि महिला साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, आधारभूत संरचनाओं की कमी है, और ऐसे बहुत से आयाम हैं जिस वजह से जो है तमाम चीज़ें हो रही है। और शिक्षा पर व्यय भी सरकारी स्तर पर जो है कम किया जा रहा है। भारत अपनी राष्ट्रीय आय का 1.2% शिक्षा पर व्यय करता था, और वर्तमान में भारत सरकार जीडीपी का करीब 3% शिक्षा पे खर्च कर रही है। तो धीरे धीरे जो है हम अपने एजुकेशन को बेहतर बढ़ाने पर, यूनिवर्सलाइजेशन करने पर ध्यान दे रहे हैं, और इसी क्षेत्र में हम शिक्षा को एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तौर पर ले रहे हैं। आवश्यकता है हम एजुकेशन को ह्यूमन कैपिटल के तौर पर लें, और जिस दिन हम अपने लोगों को ह्यूमन कैपिटल मान लेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मान लेंगे, उस दिन ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें अपने मानव को जो है पूंजी मानना चाहिए, है ना। सिर्फ संसाधन तक उसको सीमित नहीं रखना चाहिए, सिर्फ विकास तक उसको सीमित नहीं रखना चाहिए। और हमको अगर ह्यूमन कैपिटल के लेवल पर पहुंचना है तो हमें ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर होगा तो रिसोर्स बेहतर होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट और रिसोर्स दोनों बेहतर होगा तो ह्यूमन कैपिटल बेहतर होगा, और इससे हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, रिपोर्ट में हमारी स्थिति भी काफ़ी बेहतर होगी। ये तमाम चीज़ें। बेटी बचाओ अभियान जो सरकार के द्वारा चलाया गया, अब ये चेतावनी है या नारा, ये सरकारी स्तर पर सोचने की ज़रूरत है। तो बेटी बचाओ अभियान भी इस दिशा में आगे बढ़ा ताकि महिला साक्षरता को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा सके। और इसके अलावा बहुत सारे सरकारी स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। 20 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय के द्वारा और मानव विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, है ना, साथ ही साथ ई पाठशाला अभियान, है ना, और ऐसे बहुत सारे अभियान यहाँ पर चलाए गए, है ना। ये कुछ प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं जिनको आपको यहाँ पे देखना चाहिए। इसके बाद हम जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, वैसे तो हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने क्या क्या विज़न रखा है थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के लगभग 1 साल पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बात है, हमको अपनी एजुकेशन सिस्टम समस्या समाधान और लॉजिकल चाहिए, विविध विषयों के बीच में इंटरडिसिप्लिनर अप्रोच चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, ज्ञान चाहिए, खोज चाहिए, अनुभव चाहिए, जो हमने शुरुआती दौर में ही आपको एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ाई के अलावा कौन कौन सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स या क्वालिटी चाहिए बताया था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बुनियादी साक्षरता पर हमारा ध्यान है, लिटरेसी पर। कला, ज्ञान, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बीच में कोई अलगाव ना हो, इस पर ध्यान है। मल्टी डिसिप्लिनर अप्रोच, समग्र शिक्षा पर ध्यान है। क्रिएटिविटी और लॉजिकल सोच पर हमारा ध्यान है। कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन पर हमारा ध्यान है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारी स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ये तीनों आयामों को हम प्राप्त करने का प्रयास करें। इसलिए मैंने आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी बताया था, हम जो है कोशिश कर रहे हैं फंडामेंटली स्टेज के अंतर्गत हम 2 आयु वर्ग में चीज़ों को बांट रहे हैं। एक 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, उसके बाद जो 6 से 8 साल के बच्चे हैं। तो ये इनिशियली स्टेज में हम कर रहे हैं बच्चों का डेवलपमेंट। फंडामेंटल स्टेज में 2 स्टेज में कर रहे हैं हम, है ना, 3 से 6 और फिर 6 से 8। उसके बाद हम 8 से 11 साल की एज में तीसरा स्टेज कर रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर हम 11 से 14 साल की एज में कर रहे हैं, जहाँ 6ठी से 8वीं बच्चा पढ़ेगा। और फिर हम 14 से 18 साल की एज में कर रहे हैं, जहाँ बच्चा 9वीं से 12वीं एजुकेशन करेगा। तो हमने इस तरीके से ये जो है 3 साल से जो 8 साल तक की एज है, यहाँ पर जो बच्चे की एजुकेशन सिस्टम रहेगी वो जो है वो लर्न बाय फर्न अप्रोच से हम काम करेंगे। तो ये 5 साल तक हमारा सिस्टम रहेगा लर्न बाय फर्न सिस्टम का। और उसके बाद बच्चा जो है फिर ये 8 साल से 11 साल की एज में 5वीं तक पास कर लेगा, तो फिर ये 3 साल। फिर उसके बाद बच्चा जो है 6ठी से 8वीं पहुंच जाएगा, तो फिर ये 3 साल। और फिर बच्चा जो है 9वीं से 12वीं चले जाएगा, तो फिर ये जो है
4 साल। तो इसलिए हमारा सिस्टम हो गया 5 धन 3 धन 3 धन 4, है ना। तो ये हमने पूरी अप्रोच यहाँ पर डेवलप करी है और इस अप्रोच को यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स के अपने लेक्चर में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझा है कि 3 से 6 साल की आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी में, बाल बाटिका में, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण प्राइमरी एजुकेशन देंगे। और इन बच्चों को हम अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम के अंतर्गत, एजुकेशन के अंतर्गत, अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम के अंतर्गत डेवलप करेंगे। इसके पहले हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चला रहे थे 1975 से, परंतु अब हम अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम 2020 के माध्यम से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और अर्लियर चाइल्ड केयर एजुकेशन सिस्टम लचीला बनाएंगे, बहुआयामी बनाएंगे, खेल आधारित बनाएंगे, गतिविधि आधारित बनाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड बनाएंगे, खोज आधारित बनाएंगे। और हम एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके बनाएंगे कि तारे ज़मीं की मूवी में बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम बच्चों को उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि उनका जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से डेवलप हो। तो ये 0 से 3 साल की 6 साल के बच्चे को हम अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम, 6 से 8 साल के बच्चे को हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और इस तरीके से हम जो है 8 वर्ष तक की सभी बच्चों को शैक्षणिक ढांचा उनका विकसित करेंगे, उनका बुनियादी साक्षरता डेवलप करेंगे, उनका न्यूमेरेसी पे काम करेंगे, उनका बेसिक लिटरेसी सिस्टम डेवलप करेंगे, उनके अंदर एक न्यूमेरेसी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे और ये हमारा फंडामेंटल स्टेज होगा। तो पहला फंडामेंटल स्टेज था, दूसरा फंडामेंटल स्टेज हो गया 5 धन 3, फिर हम 3 साल में फंडामेंटल स्टेज में उनको फिर जो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के बाद जो है फिर मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में भी उनको शिक्षा देंगे और ये प्रिपरेटरी स्टेज होगा। इसके बाद मिडिल स्टेज होगी जहाँ विज्ञान, गणित, कला, खेल, समाज विज्ञान के क्षेत्र में उनको जिज्ञासु प्रवृत्ति को डेवलप करके अमूर्त रूप दिया जाएगा। और इसके बाद जो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर उनको हम 4 साल का एजुकेशन देंगे। तो 5 धन 3 धन 3 धन 4, और फिर जो है हम उनको 12वीं तक की परीक्षाओं के सिस्टम से डेवलप कराएंगे, बहुविषयक अध्ययन कराएंगे और ये हमारी अप्रोच रहेगी। इसी स्थिति को ध्यान में रखें छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए हम परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना भी कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं में रटने के बजाय समझने पर ध्यान दे रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड एक प्रोफाइल की तरह होगा जिसमें समीक्षा शिक्षक, दोस्त या स्वयं के द्वारा की जाएगी। इस अप्रोच पे ध्यान दे रहे हैं। बाद में फिर हम हायर एजुकेशन में जो है सकल नामांकन अनुपात जो है उस पर काम कर रहे हैं, जिसको हमने देखा कि 26-3 से बढ़कर 50% करने का जो सरकार का लक्ष्य है, इस दिशा में काम कर रहे हैं। 3.5 करोड़ नई सीटों को हम उच्च शिक्षण में जोड़ रहे हैं, है ना। एमफिल कार्यक्रम जो हमारे चल रहे थे उसको हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे बहुत सारे एकेडमिक डेवलपमेंट और प्रोसेस पे भी हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम स्नातक पाठ्यक्रम में 3 से 4 साल के कार्यक्रमों में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकने के लिए भी योजना बना रहे हैं। 1 वर्ष का सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद पढ़ाई करता छोड़ता डिप्लोमा, 3 साल के बाद छोड़ता किसी कारण से तो डिग्री, 4 साल के बाद छोड़ देता तो शोध के साथ स्नातक। तो ये हमारी पूरी की पूरी अप्रोच रहेगी। बहुत सारी संस्थाएं बनाई जा रही हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाई जा रही है, जनरल एजुकेशन काउंसिल बनाई जा रही है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनाई जा रही है और नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल बनाई जा रही है। IIT IIM की तरह हम मल्टी डिसिप्लिनर एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट पर भी काम करने जा रहे हैं। तो हमने ये बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस पर काम किया। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों को जो है 2030 तक जो है सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का ज्वाइंट कॉम्बो देने पर हम फोकस कर रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जो है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है इस दिशा में काम कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। आप ये हमारा वीडियो इस तरीके से देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, वॉच करें, शेयर करें। और अब हमारे जो बैचेस हैं वो इसी पैटर्न पे होने वाले हैं। तो हमारे ये 3 तरीके से क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेंगी, है ना। थोड़ा हम आपको उस क्लास के बारे में बता दें। एक तो आप हमारा करेंट अफेयर्स डेली देखेंगे, है ना। ये करेंट अफेयर्स आपका जो है ये प्रीलिम्स के लिए काम आएगा, साथ ही मेंस के आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। तो हमने ये प्री की तैयारी यहाँ से चालू कर दी। आप समझ लीजिए यूनिट 8 से, है ना। धीरे धीरे हम यूनिट 8 के बाद यूनिट 10, यूनिट 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस कराएंगे सिस्टम से। और मेंस में हमने जो क्लास की स्टार्ट कर दी ये पेपर 2 से कर दी, ठीक है। पेपर 2 पूरा कंप्लीट कराने के बाद फिर पेपर 3 और पेपर 3 कंप्लीट कराने के बाद पेपर 1। बीच बीच में जो है हम फिर इथिक्स, हिंदी और निबंध पे भी अपने लेक्चर्स लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको कॉल कर सकते हैं, है ना।
ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कर सकते हैं 9584928252। और इस टॉपिक से संबंधित जो PDF है आपको अवेलेबल हो जाएगी, हम व्हाट्सअप नंबर पे आपको दे देंगे। आप अपनी डिटेल हमको भेजें, आपको इसकी PDF भेज देंगे, प्लस इसका जो लाइव आंसर है वो कब किस टाइमिंग पे होगा और क्या आपको इससे संबंधित टास्क है वो हमारे द्वारा दिया जाएगा, जिसको आप हमें भेजेंगे, हम उसको चेक करके आपको आपकी कमियां बता देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से देखते रहें और बढ़िया मेहनत करें, पढ़ाई करें और गुड लक और लगे रहें बस।